together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम है आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio मानो ताकि गुरु FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting Amozish. दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अफरोज ज़हीर और आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम आमोजिश. आज के इस प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम है. आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है गेमिफिकेशन इन एजुकेशन. इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फायज़ा अल्ताफ़, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन आसनसोल, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में. मैम, आपका खैर मकदम है. शुक्रिया सर. इससे कबल कि हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, मैं मुख्तसर में मैम का तारुफ आपके सामने पेश कर देना चाहता हूँ. डॉक्टर फायज़ा अल्ताफ़ मैम असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से अपनी खिदमात मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन आसनसोल में अंजाम दे रही हैं. मैम को 10 साल से ज़ायद का तदरीसी तजुर्बा है. मैम ने अपनी PhD और ज़्यादातर एजुकेशन जामिया मिल्लिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से हासिल की है. मैम मुख्तलिफ सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस में अपनी खिदमात अंजाम देती रहती हैं. आइए हम मैम से इस टॉपिक पर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं. मैम, सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो गेमिफिकेशन इन एजुकेशन के हवाले से कि गेमिफिकेशन से मुराद क्या है? जी. देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी IMC मानू का, जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं आप लोगों से रूबरू हो सकूँ. तो आज हम बात करने वाले हैं गेमिफिकेशन इन एजुकेशन. तो बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो खेलों की तरफ बच्चों का एक फितरी झुकाव होता है, और अगर खेलों को तालीम में शामिल कर दिया जाए तो उनको मज़ा ही आ जाएगा. तो तालीमी सरगर्मियों में खेल के अनासिर और उसूलों को शामिल करके रिवायती सीखने के तरीकों को बेहतर करते हैं, तब हम इसी को गेमिफिकेशन इन एजुकेशन कहते हैं. इसमें तुलबा को मशगूल करने के लिए खेलों की तरह पॉइंट्स, इनामात, बैजेस का इस्तेमाल किया जाता है. इससे तलबा तक़वियत हासिल करते हैं, सीखने में देते हैं और उनके तालीमी मज़म्मरात में बेहतरी होती है. तो इसी को हम गेमिफिकेशन इन एजुकेशन कहते हैं. तो तालीम में अगर हम इसको देखें कि तालीम में गेमिफिकेशन को क्यों शामिल किया गया, इसकी क्या वजूहात थी और इसके क्या फ़वायद हैं तालीम में शामिल करने के, किस तरीके से तलबा अगर गेमिफिकेशन के ज़रिए उनको तालीम प्रोवाइड की जाती है, सिखाया जाता है, तो किस तरीके से वो फ़ैज़याब होंगे, इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और उनके तालीमी जो तहसील है उस पर इसके असरात क्या मुरत्तब होंगे? देखिए, गेमिफिकेशन में छोटी-छोटी कामयाबियों पर तुलबा की हौसला अफ़ज़ाई की जाती है. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें पॉइंट्स दिए जाते हैं, बैजेस दिए जाते हैं, रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, तो जिससे मुस्तकिल उनको एक तक़वियत हासिल रहती है और उनके सीखने में तरक्की होती है. इसके अलावा अगर हम गेमिफिकेशन में देखते
हैं तो अपनों के साथ खेल-खेल में सीखने का मौका मिलता है, जिससे सीखना उनके लिए एक मज़ा भी हो जाता है और वो अपने मकसद को भी हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। गेमिफिकेशन में बच्चे अपने सीखने को खुद से कंट्रोल भी इसमें पॉइंट्स दिए जाते हैं, जिसके ज़रिए वो अपनी आज़िश को कंट्रोल कर सकते हैं कि उन्होंने कितना सीखा है, अभी किस लेवल पर वो पहुँचे हुए हैं। तो ये एक तरह से उनके लिए एक फ़ायदेमंद साबित होता है और वो अपनी समझ, सलाहियत और रफ़्तार के हिसाब से अपने मकासद को हासिल कर सकते हैं। और अगर किसी लेवल पर किसी खास मकसद को हासिल नहीं कर पाते हैं, तो उनको दोबारा कोशिश करने के भी मौके दिए जाते हैं। तो इससे उनके अंदर एक मस्बत नुक्ता नज़र पैदा होता है कि अगर हम कामयाबी हासिल नहीं भी करते हैं, तब भी हम दोबारा कोशिश कर सकते हैं। और आज जैसे हम जानते हैं कि ई-लर्निंग का एक दौर है और इसमें अगर गेमिफिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको हम जी। इंटरैक्टिव बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर ई-लर्निंग के दौरान सवाल-जवाब देने पर तलबा को पॉइंट्स दे दिए जाते हैं या बैजेस दे दिए जाते हैं या उनको एक लेवल से दूसरी लेवल पर पहुँचा दिया जाता है, तो उनकी हौसला अफ़ज़ाई जी। भी हो जाती है और उनकी मसरूफ़ियत में भी इज़ाफ़ा हो जाता है और हमारी ई-लर्निंग भी इंटरैक्टिव हो जाती है। तो इसलिए ये काफ़ी मुफ़ीद है अगर हम इसको अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ले लेते हैं गेमिफिकेशन को। तो अगर हम सपोज़ दैट मैम कि गेमिफिकेशन के ज़रिए तलबा को तालीम दे रहे हैं, उनको मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में हम मशगूल कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं और उनको तरह-तरह के खेलों में, तरह-तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं, सरगर्मियाँ हैं, उसके ज़रिए उनको सिखा रहे हैं। तो क्या ऐसा होता है कि उसके ज़रिए से उनकी जो तालीमी तहसील है, उस पर किस तरीके के असरात मुरत्तब होते हैं? और क्या उनको कुछ दुश्वारियाँ भी पेश आती हैं इस तरीके के सरगर्मियाँ अंजाम देने में? जी, जी, बिल्कुल उनको एक तरह से अगर हम देखते हैं तो क्योंकि हम इसमें पॉइंट्स देते हैं और बैजेस देते हैं और इसमें प्रोग्रेस बार भी दिया जाता है और चैलेंजेस दिए जाते हैं और क्विज़ दिए जाते हैं, तो इससे तलबा मोटिवेट हो जाते हैं, उनको अपना काम करने में मज़ा आता है और जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने कोई काम पूरा किया, कोई असाइनमेंट पूरा किया या कोई डिस्कशन पूरा किया है, तो उसके बाद उनको अगर पॉइंट दिया जाता है और अगर किसी तलबा ने किसी क्विज़ में अच्छा परफ़ॉर्म किया और उनको बैज दिया जाता है, तो इससे क्या होता है कि उनके अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है और वो उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि इससे के ज़रिए हम अपने जो तालीमी मकासद हैं, उनको भी हम हासिल कर सकते हैं। जैसे इसमें लेडर बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हम उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। क्लासरूम में भी इसको बनाया जा सकता है कि एक टास्क पूरा किया तो इस लेवल पर पहुँच गए, दूसरा टास्क पूरा किया, दूसरे लेवल पर पहुँच गए। तो इस तरह की ये जो कारकर्दगियाँ हैं उनमें एक हेल्दी कॉम्पिटिशन भी पैदा करती हैं और सीखने की एक जिसको हम कहते हैं ख्वाहिश भी पैदा करती है। इसी के साथ-साथ इन्हें चैलेंजेस और क्वेस्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो चैलेंजेस और क्वेस्ट का जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें आप ये जी। देखेंगे कि बच्चों को सीधे-सीधे कुछ पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि उनको एक चैलेंज दिया जाता है कि आप खुद से ढूँढिए, खुद से कीजिए। इससे उनके अंदर एक ये कोशिश आती है कि हाँ, हम चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जान सकते हैं और वो अपनी अ, उम, कोशिशों को, अपनी लर्निंग को इससे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसमें काफ़ी प्रोग्रेसिव लर्निंग हम करवा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें प्रोग्रेस बार का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि उन्होंने कितनी प्रोग्रेस की है, तो आप अपनी क्लासरूम में एक प्रोग्रेस अगर आप ई-लर्निंग तो वहाँ पर उनकी प्रोग्रेस दिखा सकते हैं। तो एक तरह का एक हेल्दी कॉम्पिटिशन भी है बच्चों में कि भई वो मुझसे आगे निकल गया है और मैं इससे पीछे हूँ और वो अपनी प्रोग्रेस भी जान सकते हैं और अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, तो एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाना भी उनके लिए एक मोटिवेशन का बाइस बन जाता है। और साथ ही साथ आपने मुझसे ये भी सवाल किया कि इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी जुड़े हुए होंगे। तो मैं अगर चैलेंजेस पे बात करूँ तो गेमिफिकेशन में थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, समझ तो गए। जैसा कि मैंने कहा कि जी, इसमें हम बिल्कुल। गेम्स करवाते हैं, पॉइंट्स देते हैं, तो कहीं न कहीं इसमें हमें वक़्त और वसाइल की ज़रूरत भी पड़ती है। इसमें पड़ती जैसे है, बिल्कुल। रिवायती क्लासरूम से हमें थोड़ा ज़्यादा वक़्त लगता है, तलबा को अलग-अलग टास्क दिए जाते हैं और जब टास्क दिए जाते हैं तो उनको पूरा करने के लिए टाइम की भी ज़रूरत होती है और कुछ वक़्त क्योंकि अगर आप मान लीजिए एक लेडर बोर्ड भी क्लासरूम में बनाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको वसाइल की ज़रूरत होती है। तो
इस चीज़ को पूरा करने के लिए आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा और जैसा कि हमारे आज मौलिम हैं, उनको सिलेबस को कंप्लीट कराने का एक प्रेशर होता है। तो इस चीज़ को पूरा करते हुए उनको एक ज़्यादा वक़्त की भी ज़रूरत है, तो इस चीज़ से निपटना कि हम बिल्कुल, कैसे बिल्कुल। टाइम को मैनेज करें, शायरी को भी अरेंज कर लें, ये जी, ज़रूरी मैम। है। साथ ही साथ अगर हम मैम टेक्नोलॉजी के साथ या मैम यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस लौटेंगे। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए। आप सुन रहे हैं आमोजिश रेडियो मानू 90.0 एफएम का टीचिंग एंड लर्निंग शो। You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. लेट्स लिसन टू अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 एफएम पर। आइए आज मुलाकात करते हैं मशहूर उर्दू शायर नवाज देवबंदी से। नवाज देवबंदी का नाम जदीद उर्दू गजल की दुनिया में बड़े एहतराम के साथ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश के देवबंद से ताल्लुक रखने वाले नवाज देवबंदी ने अपनी शायरी में मोहब्बत, इंसानियत, रिश्ते, समाजी हालात और जिंदगी के मुख्तलिफ रंगों को निहायत खूबसूरती से पेश किया है। उनकी गजलों की सबसे बड़ी खासियत है उनकी सादगी और असरदारी। उनके अल्फाज आम इंसान के दिल की बात लगते हैं। इसी वजह से उनकी शायरी मुशायरों से लेकर अवाम के दिलों तक अपनी खास जगह बना चुकी है। सुनिए उनका एक मशहूर शेर। भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया देर तक। एक और शेर मुलाहिजे कीजिए। मंजिल पे न पहुंचे उसे रास्ता नहीं कहते, 2-4 कदम चलने को चलना नहीं कहते। नवाज देवबंदी ने गजल को एक नया अंदाज दिया है, जहां जज्बात की नरमी के साथ साथ फिक्र की गहराई भी नजर आती है। उनकी शायरी हमें मोहब्बत के साथ इंसानी कदर कीमत और सच्चाई की अहमियत भी याद दिलाती है। दोस्तों, उर्दू अदब की यही खूबसूरती है कि हर शायर अपने अल्फाज से एक नई दुनिया आबाद करता है और नवाज देवबंदी उन्हीं चंद अहम आवाजों में से एक है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगी एक और अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रही थी अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 एफएम पर। आदाब। That new coffee shop down the street actually has surprisingly good pastries, and the atmosphere is perfect for just relaxing or getting some work done. आप सुन रहे थे अर्ज किया है। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं आमोजिश रेडियो मानू 90.0 एफएम का टीचिंग एंड लर्निंग शो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम आमोजिश। आज के इस प्रोग्राम में हम गेमिफिकेशन इन एजुकेशन पर बात कर रहे हैं। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फायजा अल्ताफ, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में। मैम, अभी आप गेमिफिकेशन के बारे में बता रही थी कि तालीम में गेमिफिकेशन किस तरीके से इस्तेमाल की जा रही है और क्या-क्या चैलेंजेस उसके साथ पेश आ रहे हैं। एक चीज़
ये जानना है कि गेमिफिकेशन के क्या कुछ बुनियादी अनासिर हैं? अगर कुछ बुनियादी एलिमेंट्स हैं, उसके कुछ अनासिर हैं, तो वो कौन-कौन से हैं? जी, जी, इसके बिल्कुल बुनियादी अनासिर हैं। इसके बुनियादी अनासिर हैं कि इसमें पॉइंट्स दिए जाते हैं, इसमें बैजेस दिए जाते हैं, इसमें लीडर बोर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें प्रोग्रेस बार का इस्तेमाल किया जाता है, चैलेंजेस और क्विज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि अगर पॉइंट्स कोई भी काम अगर इसमें बच्चा करता है तो उसको कोई ना कोई पॉइंट दे दिया जाता है। इसी तरह से हमने एक क्विज़ कॉम्पिटिशन कराया साइंस में और वहाँ हुँ। अगर किसी बच्चे ने अच्छा परफ़ॉर्म किया तो उसको एक बैज दे दिया जाता जी। है जूनियर साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट और यंग साइंटिस्ट, इस तरह के बैजेस दिए जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम लैंग्वेज में इस पर कोई गेम खिलवाते हैं बच्चों को, कोई लैंग्वेज गेम कराते हैं, तो वहाँ उनको एक बैज दे सकते हैं लैंग्वेज ग्रुप। इसी तरह से एक क्लास डोजो एक एप्लीकेशन है, वहाँ पर जब ये एक एलएमएस सिस्टम है जहाँ पर बच्चे जुड़ते हैं तो उनको बैजेस दे दिए जाते हैं, उनके अलग-अलग नाम रख दिए जाते हैं, उनको पिक्चर्स बनाने का मौका दिया जाता है। तो इसी तरह से इसमें पॉइंट्स हर जो भी बच्चा जो भी कारकर्दगी करता है उसको पॉइंट्स मिलता है और जी। ये पॉइंट उसके एक रिवॉर्ड का काम करता है, उसको मोटिवेट करता है। उसके अंदर एक इंट्रिंसिक मोटिव आता है, अब मुझे आगे बढ़ना है। मैंने एक पॉइंट हासिल कर लिया, अब मुझे दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए और दूसरे लेवल पर जाना है। इसी तरह से इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया ही था इसके कि किस तरह से इसके फ़ायदे हैं, तो लीडर बोर्ड का होना में इस्तेमाल किया जाता है, जी। जिसमें लेवल्स होते हैं। एक लेवल है, दूसरा लेवल है, तीसरा लेवल है। तो जैसे-जैसे बच्चा सीढ़ियाँ आगे बढ़ता जाएगा, उसकी जी, पोज़ीशन बदलती बढ़ती जाएगी। इसी के साथ-साथ इसमें चैलेंजेस पर हमने बात की थी कि चैलेंजेस भी दिए जाते हैं कि एक हिस्ट्री का एक स्टूडेंट है, उसको एक चैलेंज ये दिया जाता है कि आप जितने भी हिस्टोरियंस हैं, उनके बारे में जानिए और फिर उनके बारे जी। में खोज कीजिए और उसके हिसाब से फिर उसको पॉइंट्स मिलेंगे, रिवॉर्ड्स मिलेंगे और उसको प्रोग्रेस बार में एक पोज़ीशन दी जाएगी। तो इसमें कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है कि हम पॉइंट्स ज़रूर देते हैं, उनको हम बैजेस जी। देते हैं, उनको हम प्रोग्रेस बार में उनकी पोज़ीशन उनको क्लैरिफ़ाई करते जाते हैं। उनको चैलेंजेस और क्विज़ बार-बार दिए जाते हैं। तो जैसे-जैसे उसके सीखने आमूज़िश उसकी लर्निंग में बढ़ोतरी होती है, ऐसे-ऐसे उसके लेवल, उसके पॉइंट्स, उसके बैजेस उसको मिलते जाते हैं और ये सारी चीज़ें उस करती हैं। अगर हम मुख्तलिफ़ मज़ामीन की बात करें मैम, अलग-अलग सब्जेक्ट की बात करें, तो अलग-अलग मज़ामीन में गेमिफिकेशन को किस तरीके से शामिल किया जा सकता है? जी सर, बिल्कुल हम इसको अलग-अलग मज़ामीन में शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम ज़बानों में, लैंग्वेजेज़ में किस तरह से तलबा के लिए हम गेमिफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उनको कहें कि एक आप इंटरैक्टिव स्टोरी सुनाइए या जी। स्टोरी टेलिंग के ज़रिए हम उनको खेल-खेल में कहानी सुनाएँगे और वहीं पर जैसे-जैसे वो कहानी में उनके स्टेप्स आएँगे, हर स्टेप पर हम उनको एक-एक पॉइंट जो-जो चीज़ें वो इंक्लूड करते हैं, उन पर पॉइंट्स या उनको लेवल पर हम पढ़ाते जाएँगे। इसी तरह से हम क्विज़ेज़ करवा सकते हैं, जैसे अल्फ़ाज़ों के कुछ खेल उनके लिए करा सकते हैं या उनके लिए मुकाबले किए जा सकते हैं क्लासरूम के अंदर ही। ये हम टेक्नोलॉजी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तब भी हम कर सकते हैं। इसी के साथ मैथमेटिक्स में, रियाज़ी में अगर हम बात करते हैं, तो हम पज़ल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और कुछ बोर्ड गेम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ कुछ कार्ड गेम्स का इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है या कुछ रियल लाइफ चैलेंजेस उनको दिए जा सकते हैं कि भई आप कुछ सामान खरीदिए, आपको कुछ सामान खरीदना जी। है, कुछ बेचना है और कितने वो सही से सही प्राइस के साथ खरीदते हैं या बेचते हैं। पॉइंट्स और जैसे मैंने आपको बताया कि जो इसके एलिमेंट्स हैं, उनको हम इंक्लूड करते हुए अपनी लर्निंग को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ साइंस में आज के दौर में वर्चुअल लैब्स की बात होती है, सिमुलेशन की बात होती है। वर्चुअल लैब्स हैं, सिमुलेशन है, वहाँ पे एक स्टेप कर लेते हैं, तब आपको दूसरे नेक्स्ट स्टेप पर जाने का मौका दिया जाता है। क्विज़ेज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से समाजी उलूम में कुछ रोल प्लेज़ करवाए जा सकते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि गेमिफिकेशन एलिमेंट हमारे रूम में आ जाए, तो हम वहाँ पर रोल प्ले बच्चों को अलग-अलग रोल दे सकते हैं और उनके रोल के हिसाब से उनको फिर गेम्स के जो अनासिर हैं, उनको दिए जा सकते हैं। सिमुलेशंस कहीं पर उनको हम वर्चुअल फील्ड विज़िट करवा देते हैं, फिर उनका इवैल्यूएशन कर लेते हैं कि आपने किन चीज़ों को देखा। तो ये कुछ गेमिफिकेशन के कुछ तरीके हैं जिनका इस्तेमाल हम मुख्तलिफ मज़ामीन में कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए अलग-अलग गेमिफिकेशन के तरीके हैं, अलग-अलग उसमें क्विज़ेज़ हैं, अलग-अलग तरीके के उसमें
सरगर्मियाँ शामिल हैं? किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर सरगर्मी? जिसका इस्तेमाल हम साइंस में भी कर सकते हैं, समाजी उलूम में भी कर सकते हैं, या वर्चुअल लैब्स हैं तो उनका इस्तेमाल हम साइंस में कर सकते हैं, और सिमुलेशंस हैं उनका इस्तेमाल हम समाजी उलूम में भी कर सकते हैं, साइंस में भी कर सकते हैं। इसके अलावा जी। हमारी जो लैंग्वेज क्विज़ेज़ हम तो अलग-अलग मज़ामीन में गेमिफिकेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स या साइंस में ही ला सकते हैं, गेमिफिकेशन हम हर मज़मून में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी मैम। मैम यहाँ पर रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, सवाल और जवाब का सिलसिला ब्रेक के बाद फिर हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए, हम जल्द लौटेंगे। You are listening to Amozish, Radio Manu 90.0 FM's teaching and learning show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. Let's listen to History's Mysteries. आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। एक नन्ही सी कीड़े की जिंदगी और उसके गिर्द लपेटा हुआ एक चमकदार धागा। हजारों साल पहले इंसान ने जब पहली बार इस धागे की खूबसूरती को महसूस किया होगा, शायद उसने सोचा भी नहीं होगा कि एक छोटा सा कीड़ा दुनिया की सबसे कीमती टेक्सटाइल ट्रेडिशंस में से एक की बुनियाद बन जाएगा। ये कीड़ा है सिल्कवर्म, और इससे रेशम हासिल करने की कला को कहते हैं सेरीकल्चर। आइए आज हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में जानते हैं रेशम पैदा करने की इस हैरत अंगेज कहानी को। दोस्तों, सेरीकल्चर का मतलब है सिल्क वर्म्स को पालना और उनके कुकून से सिल्क यानी रेशम हासिल करना। इस पूरे प्रोसेस में सिल्क वर्म को खास तौर पर मलबरी लीव्स खिलाए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इंसान ने सबसे पहले सिल्क वर्म को पालना कब शुरू किया? इसका जवाब हमें ले जाता है एंशिएंट चाइना, जहां सिल्क प्रोडक्शन की रिवायत हजारों साल पुरानी है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि चाइना में सिल्क प्रोडक्शन के सबसे पुराने सबूत लगभग 5000 से 6000 साल पुराने हैं। चाइना के जियाहू आर्कियोलॉजिकल साइट से सिल्क फाइब्रोइन के एविडेंस मिले हैं, जो नियोलिथिक पीरियड से ताल्लुक रखते हैं। सिल्क के साथ एक मशहूर चाइनीज रिवायत भी जुड़ी हुई है। चाइनीज ट्रेडिशन के मुताबिक एम्प्रेस लेजू, जो येलो एम्परर की वाइफ बताई जाती हैं, ने सिल्क वर्म और सिल्क प्रोडक्शन का राज डिस्कवर किया था। रिवायत के मुताबिक एक सिल्क वर्म कुकून उनकी चाय में गिर गया। गर्म पानी की वजह से कुकून का सिल्क फाइबर धीरे धीरे खुलने लगा। इस तरह सिल्क थ्रेड को अनरावल करने का आइडिया सामने आया। धीरे धीरे चाइना में सिल्क प्रोडक्शन एक सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री बन गई। रेशम इतना कीमती था कि इसकी तिजारत ने चाइना को सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ दिया। इसी ट्रेड नेटवर्क को बाद में सिल्क रोड के नाम से जाना गया। सिल्क इंडिया तक भी बहुत पुराने जमाने में पहुंच गया और यहाँ सेरीकल्चर की अपनी मजबूत रिवायत डेवलप हुई। असम, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे इलाके आज भी सिल्क प्रोडक्शन के लिए मशहूर हैं। इंडिया में सेरीकल्चर की खास बात यह है कि यहाँ मलबरी सिल्क के साथ टसर, एरी और मूगा सिल्क भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। सेरीकल्चर का प्रोसेस देखने में सादा लगता है, लेकिन इसमें काफ़ी एहतियात और इल्म की ज़रूरत होती है। सिल्क वर्म के एग्स से लार्वे निकलते हैं, वो मलबरी लीव्स खाते हुए ग्रो करते हैं, फिर अपने गिर्द एक कुकून बनाते हैं। इसी कुकून से सिल्क फाइबर हासिल किया जाता है। दोस्तों, आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे तारीख के पन्नों से एक और हैरत अंगेज इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे थे हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें
radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Amozish, Radio Manu 90.0 FM's teaching and learning show. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम आमोजिश। आज के इस प्रोग्राम में हम गेमिफिकेशन इन एजुकेशन पर बात कर रहे हैं। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ायज़ा अल्ताफ़, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, आसनसोल सेंटर पे। मैम से हमारा अगला सवाल मैम आपसे जो ये है कि अगर आपने अभी बात की गेमिफिकेशन की, किस तरीके से हम अलग अलग मज़ामीन में अलग अलग तरीके की क्विज़ेज़, अलग अलग तरीके की सरगर्मियाँ शामिल कर सकते हैं और उसके ज़रिए से अपने तालीमी अमल जो है उसको हम दिलचस्प और मुअस्सर बना सकते हैं। तो क्या अलग अलग सब्जेक्ट में अगर हम अलग अलग तरह की सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं, अलग अलग तरीके से बच्चों को सिखाते हैं, नई नई सरगर्मियों के साथ सिखाते हैं, तो बहुत सारे मुमकिन चैलेंजेस इसमें पेश आते होंगे असातिज़ा को उन चीज़ों को कराने में, जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले बताया था कि टाइम कंज्यूमिंग का मामला है। तो क्या इसके अलावा कोई और भी चैलेंजेस हैं जिनका सामना इस तरीके की सरगर्मियों को अंजाम देने में असातिज़ा को दरपेश आती हैं, या तलबा को किसी तरीके की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है? तो क्या क्या मुमकिन चैलेंजेस हो सकते हैं इस तरह की सरगर्मियों को अंजाम देने में? जी, देखिए इसमें मुमकिना चैलेंजेस जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था कि टाइम है एक हमारा कि हमें वक्त इसमें ज़्यादा लगता है। अगर हम गेमिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा और वसाइल की भी ज़रूरत होगी। तो एक तरह से तो उन वसाइल को अरेंज करना और वक्त को हमें मैनेज करना होगा। दूसरी तरफ अगर हम ये देखते हैं कि अगर हम ई लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं या किसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आज भी हमारे यहाँ पे एक डिजिटल डिवाइड है। काफ़ी लोगों को काम करना नहीं आता है या फिर वसाइल ही नहीं है जिसके ज़रिए हम डिजिटल डिवाइड को कम कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। जी मैम, आपने कहा कि ये डिजिटल डिवाइड हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज, आपने कहा जिस तरीके की बहुत सारे इस तरीके के जो चैलेंजेस आते हैं कि जिस तरीके के हमारे पास अगर डिजिटल डिवाइस मौजूद है या डिजिटल डिवाइस मौजूद होने के बावजूद उनको इस्तेमाल करने का तरीका हमको नहीं आता है, या उस तरीके के रिसोर्सेज नहीं होते हैं हमारे पास जिसके ज़रिए से हम उन डिजिटल डिवाइसेस को इस्तेमाल कर सकें। तो इन चैलेंजेस के अलावा और क्या-क्या चैलेंजेस हमको दरपेश आते हैं? जैसे हम ई लर्निंग, जैसे आप बार-बार ई डिवाइसेस का ज़िक्र कर रही हैं कि गेमिफिकेशन में हम ज़्यादा से ज़्यादा ई डिवाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा ई डिवाइसेस के अलावा और कौन-कौन से चैलेंजेस मुमकिन पेश आ सकते हैं? देखिए सर, एक सबसे बड़ा जो इसमें एक मसला आता है कि किस तरह से हम अपने मकासद से गेमिफिकेशन को जोड़ें। ये एक टीचर के सामने एक बहुत बड़ा मसला होता है कि किस तरह से हम कौन से गेम का इस्तेमाल करें, कैसे हम अपने ऑब्जेक्टिव को, जो हमारा मकसद है पढ़ाने का, उसको हम किस तरह से गेमिफिकेशन के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है कि कैसे आप कनेक्शन इसमें बनाएँगे। साथ ही साथ कई बार तुलबा को क्या होता है कि गेमिफिकेशन में उनको कामयाबी नहीं मिलती है। अगेन एंड अगेन कोई फेल्योर हो गया या वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ये एक चैलेंज होता है उस्ताद के सामने कि उनका मोटिवेशन बनाए रखें, ताकि वो अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। या हम किस तरह से इसको बेहतर तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी हमको अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मकासद हैं, उन मकासद को ध्यान में रखना होगा। उन मकासद को ध्यान में रख के उसके एतबार से कौन-कौन से हम गेम्स अप्लाई कर सकते हैं, कौन-कौन सी सरगर्मियाँ अप्लाई कर सकते हैं हम, किस तरीके की एक्टिविटीज़ ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग मतलब हम उसको शामिल कर सकते हैं, और तलबा को उन ऑब्जेक्टिव्स को या असातिज़ा को उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में क्या-क्या दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं, किस तरीके से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, उन तमाम चीज़ों को हमको ध्यान में रखना होगा। और उसके अकॉर्डिंग हमको अपने गेम्स जो हैं उनको डिसाइड करना होगा कि किस तरीके के गेम्स हमको उसमें शामिल करने हैं,
जिसके ज़रिए से जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे मकासद हैं, उनको हम फुलफ़िल कर सकें। जी सर, क्योंकि हर मज़मून का मकसद अलग है, तो मकासद के हिसाब से हम अपने गेम्स का चुनाव करना होगा, हमें उसको चूज़ करना होगा कि जी, कैसे हम बिल्कुल। बेहतर तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सकते हैं। मैम एक चीज़ और इसमें मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हम अगर गेमिफिकेशन की बात कर रहे हैं अब इस्तेमाल करने में, जैसा आपने टाइम कंज्यूमिंग का बताया, ई डिवाइसेज़ को इस्तेमाल करने के लिए रिसोर्सेज़ की कमी के बारे में बताया। इसके अलावा मुझे एक चीज़ और इसमें जो समझ में आ रही है कि जो सबसे बड़ी दिक्कत होती होगी गेमिफिकेशन को तालीम में इस्तेमाल करने के लिए, वो कहीं न कहीं बजट का मसला आता होगा कि हम अगर अलग-अलग तरीके की सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे हैं, तो उसके लिए हमको रिसोर्सेज़ प्रोवाइड करने के लिए बजट की भी, तो इस पर आपका क्या कहना है? सर वसाइल का जैसे मैंने आपको कहा कि एक बहुत बड़ा मसला कि वसाइल कहाँ से लाएँगे? तो इसके लिए ये हो सकता है कि आप गेमिफिकेशन को अपनी नॉर्मल जो आप टीचिंग लर्निंग करवाते हैं, उसमें आप इनकॉर्पोरेट कर लें। पूरी तरह से आप अपना लेसन गेमिफिकेशन पे बेस्ड नहीं करें और कम वसाइल में जो चीज़ें हो सकती हैं या कम वसाइल में जिन गेम्स का या जिन एक्टिविटीज़ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उन पर हम ज़्यादा जोर दें। साथ ही साथ हमेशा छोटे-छोटे टास्क से अगर हम शुरुआत करेंगे, तो हम अपने गेमिफिकेशन की कोशिशों को और वसअत दे सकते हैं। और साथ मुस्तकिल अगर हम अपने तलबा से फीडबैक लेते रहें कि उन्हें कहाँ परेशानी है, वो किस तरह से इसमें एंगेजमेंट नहीं ले पा रहे हैं, तो इसके लिए हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ उनको करवा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि वक़्त और वसाइल दोनों की कमी होती है, तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि हम जो कम खर्च में होने वाली चीज़ें हैं, उनको इस्तेमाल करें और या हमारे पास अगर जिन एप्लीकेशंस का फ्री वर्ज़न होता है, उनके हम फ्री वर्ज़न इस्तेमाल करें। और कम छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ के लिए अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमें फ्री वर्ज़न आराम से मिल जाते हैं। इस तरह से ओके हम मैम। कुछ हद तक गेमिफिकेशन को कामयाब बना सकते हैं। मैम सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ पे रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। दोस्तों ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। आप सुन रहे हैं आमोजिश रेडियो मानू 90.0 एफएम का टीचिंग एंड लर्निंग शो। You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. ये है रेडियो मानू 90.0 एफएम। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। I write to discover what I know. Flannery O'Connor. अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए। कबीर दास। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide.
सुन रहे हैं आमोजिश, रेडियो मानू 90.0 एफएम का टीचिंग एंड लर्निंग शो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम आमोजिश। आज के इस प्रोग्राम में हम गेमिफिकेशन इन एजुकेशन पर बात कर रहे हैं। इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फायजा अल्ताफ, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन आसनसोल, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में। मैम, अभी आपने बहुत सारे जो गेमिफिकेशन को चैलेंजेस हैं कि किस तरीके के चैलेंजेस दरपेश आते हैं जब हम इनका इस्तेमाल तालीम में करते हैं, तो क्या कुछ इस तरीके के हमारे पास वसाइल हैं या कुछ इस तरीके का लाए अमल जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटजीज़ कुछ इस तरीके की हैं जिनके ज़रिए से जो ये हमारे पास चैलेंजेस दरपेश आते हैं उन चैलेंजेस को हम उससे नबर्द आज़मा हो सकते हैं, उससे उस पर कामयाबी हासिल कर सकते हैं, उन चैलेंजेस को दूर कर सकते हैं? तो क्या क्या मुमकिन हल हो सकते हैं इसके? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा चैलेंज जैसे आपने कहा था कि बजट का है, तो बजट से निपटने के लिए हम ऐसे वसाइल का इस्तेमाल करें जो फ्री हो सकते हैं, जिनके लिए या हमारे बहुत कम खर्च में जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम उनका इस्तेमाल करें। या मुमकिन हो सकता है तो फ्री एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करें। जैसे आजकल आपको कुछ फ्री वर्जन मिल जाते हैं गेमिफिकेशन के लिए, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप फ्री वर्जन उनके लिए ले सकते हैं। साथ ही साथ आप कुछ ऐसे गेम बना सकते हैं, एक आजकल एक टर्म चलती है कबाड़ से जुगाड़, तो इस तरह से आप कोई टीचिंग एड या कुछ गेम्स बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें या जीरो इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं कि जीरो इन्वेस्टमेंट से आप जो भी यानी इस तरीके की कोशिश करनी होगी कि जो लोकल लेवल पे चीज़ें अवेलेबल हैं या स्कूल में जो वसाइल अवेलेबल हैं, हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन्हीं रिसोर्सेज और उन्हीं वसाइल की बुनियाद पर हम इस तरीके के गेम्स कराएं या इस तरीके की चीज़ें कराएं कि दोनों चीज़ें हमारी हासिल हो जाएं, कि हमारा जो मकसद है गेमिफिकेशन को तालीम में शामिल करने का वो भी हासिल हो जाए, और दूसरी चीज़ कि हम जो बजट का या दूसरे जो दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं, दिक्कतें पेश आ रही हैं उनको शामिल करने में, उनसे भी हम अबूर हासिल कर लें उन चीज़ों पर भी। एक आखिरी सवाल मैम आपसे कि कुछ इस तरीके के ऐप्स का नाम जिनके ज़रिए से हम गेमिफिकेशन तालीम में करा सकें, बच्चों को गेमिफिकेशन के ज़रिए तालीम प्रोवाइड कर सकें। बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं आज के दौर में, तो कुछ ऐप्स जिनसे हम इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं, तलबा इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं, बच्चे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं? जी सर, जैसे सर एक एप्लीकेशन है क्लास क्राफ्ट, इसमें रोल प्लेइंग गेम्स होते हैं जिसमें तलबा को पूरा अपना टास्क पूरा करने के लिए अलग-अलग रोल दे दिए जाते हैं, उसके बाद उनको अपने टास्क पूरा करने के बाद पॉइंट्स दिए जाते हैं। इसी तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास डोजो, इसका भी ये एक एलएमएस है, इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इसी तरह से इन सबके फ्री वर्जन मिल जाते हैं, कहूत है, क्विज़लेट है, क्विज़ी है, इन पर तलबा अपने साथियों के साथ क्विज़ेस खेल सकते हैं, तो खेल में उनकी लर्निंग भी हो जाती है और उनको सीख भी जाते हैं वो। इसी तरह से एक प्रोडेजी, एक मैथ्स का एक एप्लीकेशन है जिसमें हम मैथ्स के बहुत सारे खेल सकते हैं। मैम, इन तमाम ऐप्स का नाम जिनका आपने बताया, एक सिलसिलेवार तरीके से आप नाम बता दीजिए थोड़ा सा, तो ताकि लोगों को समझने में आसानी हो जाए। जी सर, बिल्कुल सर। क्लास क्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लास डोजो, कहूत, क्विज़लेट, क्विज़ी, सॉक्रेटिव, प्रोडेजी, डुओलिंगो, ये कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं। वर्चुअल लैब और वी लैब सिमुलेशंस, फैक्ट सिमुलेशंस, इनका हम इस्तेमाल गेमिफिकेशन में कर सकते हैं। वर्चुअल रियलिटीज का इस्तेमाल भी आजकल हम गेमिफिकेशन में कर सकते हैं। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और एक अहम टॉपिक पर जो कि आजकल तालीम में जिसकी ज़रूरत है और जिस पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, ई डिवाइसेस के ज़रिए, ई लर्निंग के ज़रिए तालीम में ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ों को शामिल करने के लिए आपने उस टॉपिक पर बात की। हम आपके शुक्रगुजार हैं। दोस्तों, आप सुन रहे थे हमारा प्रोग्राम आमोजिश। आज के इस प्रोग्राम में हमने गेमिफिकेशन इन एजुकेशन पर बात की। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। जल्द ही हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। आदाब। You were listening to Amozish on Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं।
ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।